नमस्ते, मैं गर्वित रावत। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था सुगम अवतरण या फिर सॉफ्ट लैंडिंग। ये वो प्रकार का अवतरण है जो हम उन ग्रहों पे उपयोग करते हैं जहां कोई वायुमंडल नहीं है, जैसे चांद पे। इस पार्ट में हम एक अलग प्रकार का अवतरण देखेंगे। इसको कहते हैं वायुमंडलीय पुनः प्रवेश और इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक री एंट्री। ये उन ग्रहों पे चलता है जहां वायुमंडल है। तो हम कैसे वायु घर्षण का और वायुमंडल का उपयोग करते हैं उसकी विधि समझते हैं, जिससे कि हम अपने अंतरिक्ष यान को धरती पे सुरक्षित रूप से उतार सकें। तो जो पुनः प्रवेश यान होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मैन्ड और अनमैन्ड, यानी कि जो मानव सहित और मानव रहित होते हैं। इस पार्ट में हम अधिकतर ध्यान करेंगे मानव सहित वालों पे, क्योंकि अगर मानव सहित की टेक्नोलॉजी आप समझ गए उसमें कठिनाइयां ज्यादा हैं, तो मानव रहित की टेक्नोलॉजी तो उससे सरल ही होगी। तो यहां आपको दिख रहा है कि ये पुनः प्रवेश यान या फिर रिटर्न कैप्सूल कैसे दिखते हैं और इनका आकार क्यों है ऐसे, बनावट क्यों है ऐसे, वो भी हम इस पार्ट में देखेंगे। तो पहला सवाल ये होता है कि मतलब कि जब सुगम अवतरण हम करते हैं तो उसमें हम उपयोग करते हैं किसके? रेट्रो रॉकेट्स के, या फिर जब हम विपरीत ज्वलन देते हैं, यानी अपनी गति को तोड़ने के लिए, रोकने के लिए, जैसे कि चांद में आवश्यक है, क्योंकि वहां कोई वायुमंडल नहीं है। तो एक सवाल ये उठ सकता है कि वही का वही हम यहां क्यों नहीं उपयोग कर सकते। अब एक चीज तो बोलने को है कि जब हवा है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, वो भी ठीक है, पर दरअसल ये असल में आज की टेक्नोलॉजी में असंभव है। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो आपका डेल्टा वी का जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी। अब अगर आप निम्न पृथ्वी कक्षा में हो तो आपकी गति कितनी है, ये हम कई बार देख चुके हैं, और करीब 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो बेशक अगर आपको अपना यान को रोकना है तो आपको कम से कम डेल्टा वी तो 8 किलोमीटर या 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का देना पड़ेगा। और 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि आपको एक और ही रॉकेट चाहिए। तो जैसे कि अगर आप अंदाजा लगाओ कि अगर हमारा GSLV है, ठीक है, वो आपको डेल्टा वी देता है कि आपकी मतलब की गति हो जाती है करीब 8 किलोमीटर प्रति सेकंड निम्न पृथ्वी कक्षा में, पर उसका भार कितना है? वो खुद ही कम से कम 400 टन का है। तो अब आपको 400 टन का यान चाहिए होगा अगर आपको दोबारा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी चाहिए। अगर 300 टन का तो चाहिए होगा, अगर 400 का नहीं तो। पर GSLV है जैसे, वो तो कुल ही मतलब 5 से 6 टन तो निम्न पृथ्वी कक्षा में डाल सकता है। तो इतना बड़ा यान तो आप नहीं डाल पाओगे निम्न पृथ्वी कक्षा में। तो मतलब कि रेट्रो रॉकेट्स या फिर रॉकेटों द्वारा, ज्वलन के द्वारा हम अपनी गति तो नहीं रोक पाएंगे, इतनी गति तो हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। तो ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात यह है कि चलो हम पैराशूटों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते सीधे। तो इसमें दो चीजें, फिर से हमको अपनी वायुमंडल की बनावट देखनी पड़ेगी। अब जैसे अगर आपको पिछले पाठों से याद है, जब हमने देखा था कि जो वाहन की धरती से अंतरिक्ष की यात्रा में हमने वायुमंडल की काफी चर्चा की थी। तो जैसे आप इसमें देखोगे कि वायुमंडल के कितने भाग होते हैं, कि 4 भाग होते हैं मोटे मोटे, और कहां पे घनत्व सबसे ज्यादा है हवा का, वो होता है ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है ना, वायु का घनत्व बहुत कम होता है। तो ये तो एक समस्या हो गई कि मतलब कि जब आपका मतलब हवा ही इतना बारीक है तो आपका पैराशूट में हवा भरेगा नहीं और आपको रोक नहीं पाएगा। पर पैराशूटों का उपयोग न करने का ये प्रमुख कारण नहीं है। असल में कारण ये है कि जो पैराशूट हैं वो सिर्फ चलते हैं तब जब आपकी गति ध्वनि गति से कम है या आवाज गति से कम है। 330 मीटर प्रति सेकंड से कम होनी चाहिए, नहीं तो उससे तेज गति में पैराशूट मतलब चलते नहीं है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो मतलब हवा की जो धारा है वो मतलब उसमें काफी गांठें बन जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एडीज बन जाते हैं, और थोड़ा विस्फोटक भी हो जाता है, तो पैराशूट वहां नहीं चल पाते। तो पैराशूट का उपयोग सिर्फ होता है जब अवध्वनिक गति में संभव होता है, मतलब पैराशूट्स कैन ओनली बी यूज्ड इन सबसोनिक स्पीड्स।
तो फिर इसका मतलब यह है कि जब हमारी गति बिल्कुल 300 मीटर या उससे कम हो जाए, मीटर प्रति सेकंड, बल्कि उससे भी कम, मतलब कि 150-200 में ही मतलब सुरक्षित है कि आप पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं, तब बेशक पैराशूटों का इस्तेमाल होता है। और वो कब होगा? वो भी हो सकता है सिर्फ ट्रोपोस्फीयर में, माने कि 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक। उससे ज्यादा ऊंचा जाओगे तो पैराशूट ज्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि उतना मतलब हवा में डेंसिटी नहीं है ना, घनत्व नहीं है हवा में, तो वो पैराशूट इस्तेमाल नहीं होंगे। तो अब हम जैसे अपने वायुमंडल का इस चित्र को देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हम आते हैं मतलब कि निम्न पृथ्वी कक्षा से हमारी गति होती है करीब 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमारा मकसद है कि जैसे हम ट्रोपोस्फीयर में आए, पैराशूटों का उपयोग करने के लिए हमें अपनी गति कितनी करनी है? 300 मीटर प्रति सेकंड करीब से कम होनी चाहिए, तभी हमारे पैराशूट खुलेंगे। तो ये है पूरा मतलब खेल। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारा मतलब वैज्ञानिक रूप से हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है मोटा मोटा? बेसिकली हमको करना यह है कि हमें जो विमान है या फिर जो पुनः प्रवेश यान है, उसकी जो गतिक ऊर्जा है, हमें उसको निकलवाना है। गतिक ऊर्जा बहुत ज्यादा है उसकी, क्योंकि वो चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो प्रश्न यह है कि हम उस गतिक ऊर्जा को कैसे निकालें। अब जैसे आपको पता होगा, जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है हमारा, तो क्या बोलता है कि ऊर्जा न उत्पन्न होता है और न ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसका रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मतलब प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं। तो यहां पे फिर गतिक ऊर्जा को हम कौन से प्रकार की ऊर्जा में बदलेंगे? तो उसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि एक ही तो हमारे पास इसके लिए उपाय है, और वो है ऊष्मीय ऊर्जा। तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी को हमें थर्मल एनर्जी में बदलना है, या फिर गतिक ऊर्जा को हमें ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना है। अब ये जो ऊष्म है, ये जो ताप है, ये तापमान मतलब तापीय ऊर्जा भी कहते हैं इसको, मतलब क्योंकि हमें अपना टेम्परेचर बढ़ाना है, हमें गर्म करना है, और वो गर्मी जो है, जितना हम अपने आप को गर्म कर सकते हैं या यान को गर्म कर सकते हैं, उससे हमारी गतिक ऊर्जा कम होती रहेगी, हमारा रफ्तार कम हो जाएगा, और फिर हम मतलब कि जब ट्रोपोस्फीयर में प्रवेश करेंगे तो हम अपने पैराशूटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अब देखिए कि आपको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से 330 मीटर प्रति सेकंड से कम की रफ्तार में करना है। तकरीबन आप यूं समझ के चलो कि हमें पूरा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड को करना है। तो ये है पूरा खेल, जो मतलब आपका पुनः प्रवेश का सारा जो विज्ञान है, ये खेल यही है कि कैसे हम अपनी गतिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलें, और बदलें भी ऐसे जिससे हमारा वाहन सुरक्षित भी रहे। तो ये कैसे होगा? तो अब क्या है, तो इससे हम थोड़ा गणन करते हैं, हम थोड़ा गणित करते हैं कि हम कितनी गतिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, और इसको हम मतलब कि ये समस्या बहुत बड़ी है या ये हल हो सकता है, या फिर कैसे किस तरह से होता है, और ये इस जो ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये कितना बड़ा है। तो फिर से जैसे यहाँ देखोगे, जैसे कि जब प्रवेश करते हैं हम मतलब वायुमंडल में, तो एक मतलब जो यात्रा है उसका पथ ना सीधे तो नहीं जाता वो सीधे धरती को, क्योंकि वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। मान लो अगर वो वायुमंडल में आ गया जो मतलब 100 किलोमीटर ऊपर से, तो फिर तो कुछ ही सेकंडों में वो धरती पे आ जाएगा, और इतने जल्दी में तो मतलब कि गर्मी भी इतनी ज्यादा पैदा हो गई कि वाहन भी टूट सकता है हमारा, और उस पर हम कोई नियंत्रण नहीं पा सकते। तो मतलब स्पष्ट है कि वो एक मोड़ पे ही चलेगा, मतलब बिल्कुल जैसे कि साथ साथ चलेगा, और धीरे 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 हम उसको हम गर्म करते रहेंगे जिससे उसकी गति कम हो। तो करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा वो करता है ट्रोपोस्फीयर में आने से पहले। ठीक है, 2000 किलोमीटर की यात्रा, और फिर जो आखिरी 10 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच जाता है, तब वो तकरीबन मतलब सीधे नीचे को गिरता है, और वहां हम पैराशूट लगाते हैं। तो पूरी यात्रा को लगते हैं करीब मतलब 12 से 15 मिनट, पर यहाँ 15 मिनट मान के चलते हैं, और करीब 10 मिनट लगते हैं जो 2000 किलोमीटर की यात्रा है, क्योंकि वहां पे वो बहुत फास्ट चल रहा है। और जो इसका जो आखिरी है, जब उसके पैराशूट लगेंगे, जब वो ट्रोपोस्फीयर में है, तब उसकी गति काफी कम हो जाती है। भला ही उसको सिर्फ 10 किलोमीटर की यात्रा करनी है, उसमें उसको लग जाते हैं 5 मिनट। ये है हमारे यान को। तो अब इसकी थोड़ी हम गणित देखते हैं। तो गतिक ऊर्जा का क्या सूत्र है वो आपको पता है, 12 mv²। अब यहाँ यान का जो भार है, जो व्हीकल मास है, उसको हम लेंगे 3 टन का, 3000 किलो का, क्योंकि ये आम रूप पे इतना ही होता है जिसमें मतलब मानव सहित यान में
वो 3 टन के ही होते हैं तकरीब। तो हमने एक आम मतलब उदाहरण के लिए ले लिया ये 3 टन। और अब अगर हम गणना करें कि अगर उसकी गति है, यान की गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो कुल जो है उसकी जो गतिक ऊर्जा है वो निकलती है 9.6 इंटू 10⁻10 जूल्स। और अगर वो दूर अंतरिक्ष से आ रहा है, मान लो कि चांद से आ रहा है, ठीक है, या फिर मंगल ग्रह से वापस आ रहा है, तो वहां उसकी गति क्या होती है, करीब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी जब वो अपने वायुमंडल में प्रवेश करेगा। और वहां पे इसकी गतिक ऊर्जा होगी 18.8 इंटू 10⁻10 जूल्स। तो मतलब 10 के घात पे चल रहा है ये, मतलब इतना सारे जूल्स हैं। तो मतलब इससे हमें थोड़ा अंदाजा लगाएं कि ये है क्या, कि क्या बहुत ज्यादा है कि कम है कि। तो अंदाजा हम इस तरह से लगा सकते हैं, अगर हम मतलब कि हमें कितना टाइम लगता है, 10 मिनट। 10 मिनट में हमको ये सारी ऊर्जा खत्म करनी है, ठीक है। तो अगर हम इसका पावर निकालें, पावर या शक्ति क्या होता है, उसका क्या सूत्र होता है, उसका सूत्र सिंपल है कि ऊर्जा बटे समय, मतलब कितना ऊर्जा आप उपयोग कर रहे हो कितने समय में, मतलब वही आपका पावर है, बिल्कुल जैसे आपके घर पे बिजली आता है। तो 10 मिनट की यात्रा में अगर वो निम्न पृथ्वी कक्षा से आ रहा है तो वो कम से कम आता है 160 मेगावाट्स, ठीक है। और मतलब कि अगर और भी दूर से आ रहा है, जैसे 11 किलोमीटर प्रति सेकंड में प्रवेश किया है, मान लो कि और भी मतलब दूर अंतरिक्ष से, मतलब चांद से मान लो, तो 315 मेगावाट्स। तो ये तो जो है ना, ये तो एक मतलब पावर प्लांट होता है ना, मध्य वर्ग के पावर प्लांट या यूनिट्स जो होते हैं वो इतना उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो आपका यान है वो एक पावर प्लांट हो जाएगा। एक छोटा सा यान जो मतलब एक छोटी गाड़ी बराबर दिखता है, वो अपने में ही उस 10 मिनट के लिए उसको इतना मतलब उत्पादन करना है गर्मी का, मतलब तापमान का, गर्मी का, ऊर्जा का, अगर उसे अपनी गति रोकनी है तो बिल्कुल जैसे एक पावर प्लांट का जो मतलब आपके पूरे शहर को बिजली दे सकता है, कारखानों को बिजली दे सकता है, फैक्ट्रियों को बिजली देता है, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब पावर को हम हॉर्स पावर में बदल सकते हैं। तो 746 वॉट्स का एक हॉर्स पावर बनता है ना, 746 वॉट्स का एक हॉर्स पावर, ठीक है। तो अगर हम इसको हॉर्स पावर में बदलें तो फिर 160 मेगावाट्स जो मतलब आता है 215,000 हॉर्स पावर एचपी, ठीक है। और दूसरा आएगा 420,000 मतलब 420,000 या 4,20,000 हॉर्स पावर, ठीक है। तो अब हॉर्स पावर का क्या है कि हम इससे अब मतलब तुलना कर सकते हैं गाड़ी के साथ, ठीक है। तो मान लो हमने एक आमतौर पे एक मतलब काफी लोकप्रिय गाड़ी है ये मारुति स्विफ्ट, ठीक है। ये 80 हॉर्स पावर की गाड़ी है और इसका ये मैक्सिमम हॉर्स पावर है, मतलब जो मैक्सिमम इसका शक्ति है, जब इसको मतलब आपने पूरा रेस दिया हुआ है और खूब चढ़ाई पे बोझ उठा रहा है तो इतना वो ताकत आपको दे सकती है। तो ये क्या बता रहा है कि मतलब कि जो एक यान है छोटा सा, जो मतलब छोटी सी गाड़ी जैसे, मतलब इसमें इतनी वो इस आकार का है, तो अगर निम्न पृथ्वी कक्षा से वो 10 मिनट के अंदर इसमें इतना पावर है कि मतलब 2700 मतलब गाड़ियां लगेंगी इसको, मतलब अगर खींचना है या रोकना है तो 2700 गाड़ियां, और वो भी अपने फुल कैपेसिटी पे, जो मैक्सिमम उनका हॉर्स पावर है, जो मारुति स्विफ्ट की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर वही मतलब यान दूर से आ रहा है, मतलब चांद से वापस आ रहा है, तो उसकी गति ज्यादा होगी, तो उन 10 मिनट में इनको 5250 मारुति स्विफ्ट गाड़ियां लगेंगी, मतलब कि अगर वो आ रहा है और उनको धक्का मार के उनको रोकना है तो, ये खींच के रोकना है या जैसे भी। तो मतलब इससे आपको अंदाजा आता है कि मतलब कि कितनी गतिक ऊर्जा होती है इस यान में जब हम इसका पुनः प्रवेश करते हैं। तो फिर प्रश्न ये है कि हम करें क्या, मतलब कैसे हम विमान को, मतलब उसकी गतिक ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा में बदलें। अब सबसे पहले साफ नजर आता है कि प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही है कि विमान तो जल के फूक जाएगा, बिल्कुल भस्म हो जाएगा। और ये पहले जब प्रयोग करते थे तो होता भी था। अब जैसे हम मीटियोराइट्स को देखते हैं, केतुओं को देखते हैं, ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो मतलब कि निम्न पृथ्वी कक्षा में ऐसे ही घूम रहे होते हैं और कभी कभी वो धरती की तरफ आ जाते हैं, तो वो आसमान में ही मतलब कि बिल्कुल जल जाते हैं, जिनको हम टूटते तारे बोलते हैं। ये बिल्कुल वही है। और वो बने होते हैं जैसे बिल्कुल उनके पदार्थ, कईयों के तो लोहे के भी होते हैं और कई मतलब
ऐसे जो आपके पत्थर के वाले पदार्थ होते हैं, और वही आप देख सकते हो कि पूरे गल जाते हैं, मतलब भस्म हो जाते हैं। तो ऐसा भी कौन सा मटेरियल है, कौन सा पदार्थ लगाएंगे, ठीक है, कि मतलब कि हमारा वाहन सुरक्षित रहे, ठीक है। और टेम्परेचर जो होता है मतलब कि इन टूटते तारों पे, मतलब वो होता है 1500 से करीब 2000, और इतने टेम्परेचर में तो आपका लोहा भी गल जाता है और आपका मतलब रेत भी गल जाता है, या फिर उसका कांच बन जाता है, कुछ भी। और उसके अंदर आपको आदमी भी बैठाने हैं, है ना, तो इतनी गर्मी कैसे झेलेगा कोई। तो क्या तरीका है। तो जब ये सारे प्रयोग उन्होंने शुरू किए थे, 1950s की बात है, तो उनके पास मतलब कि सबसे तेज चलने वाले वाहन थे जो उनके फाइटर जेट्स वगैरह होते थे, और उनको वहां भी थोड़ी गर्मी का प्रॉब्लम आता था, तो वो उनको काफी धारा रेखी स्टाइल से या स्ट्रीमलाइन बनाते थे, जैसे आप इन चित्रों में देख सकते हैं, ठीक है। पर वो समस्या ये थी कि अगर हम इसी मतलब आकार के बनाएं और उनको उस स्पीड पे भेज दें तो वो बिल्कुल नहीं चलेंगे, वो बिल्कुल जल के खत्म हो जाते थे, वो बेकार हो जाते थे। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि मतलब जो हमारे फाइटर जेट होते हैं या जो सबसे तेज चलने वाले हवाई जहाज होते हैं, वो चलते हैं मतलब ज्यादा से ज्यादा 2.5 माक होता है जो ध्वनि गति है, तो मतलब ध्वनि गति से 2.5 गुना तेज। और ये जो हमारा विमान अंतरिक्ष से आ रहा है, ये करीब 25 माक पे चल रहा है, यानी ध्वनि गति से 25 गुना तेज, ठीक है। अब कईयों ने ये पिक्चर देखी होगी, टॉप गन मैवरिक, जिसमें वो टॉम क्रूज अपने 10 मैक पे चल रहा है, पर ये पिक्चर है, ऐसे असली में होता नहीं है। तो बेशक उन्होंने ये सोचा कि हम भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे विमान है, और मतलब बिल्कुल नोकीला रखेंगे उसको, तो जिससे मतलब कि वो बचे, क्योंकि विमान का यही तो होता है। क्योंकि अगर आपने विमान का मतलब नोकीला नहीं बनाया और अगर घर्षण ज्यादा हो गया तो ऑफकोर्स उसमें गर्मी ज्यादा होगी। पर फिर आपको गर्मी तो बनानी भी है ना, क्योंकि आपको अपनी गतिक ऊर्जा कम करनी है। तो फिर अगर आपने उसको बिल्कुल नोकीला बना दिया है ना, या धारा रेखी बना दिया, तो वो अपना मतलब गति कैसे कम करेगा। तो मतलब फिर ऐसे करना पड़ेगा कि वो धरती के चक्कर ही मारते रहेगा, पता नहीं 50-60 चक्कर मारने पड़ेंगे धीरे धीरे। फिर वो ठंड मतलब कि फिर वो गर्मी पैदा करते रहेगा, धीरे धीरे उसकी गति कम होती रहेगी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा और कैसे करेंगे। तो ये जो भी मतलब इन लोगों ने कोशिश किया वो सब फेल होता जा रहा था। फिर क्या हुआ कि नासा की जो 2 इंजीनियर थे कोई, उन्होंने ये दिमाग लगाया, उन्होंने उनको एक चीज पता था, एक चीज उसको कहते हैं शॉक वेव या फिर प्रघात तरंग कहते हैं उसको। तो क्या होता है कि जब बहुत तेजी में कोई वस्तु जा रहा होता है हवा में, तो हवा जो है ना एक प्रकार का कवच बना देता है उसके आगे, क्योंकि वो जा इतनी तेजी से रहा है कि जो हवा के अणु है ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको निकलने का समय नहीं मिलता और वो वहीं फंस जाते हैं। तो एक कवच बन जाती है, और उस कवच के आगे जो है, जो वो जाके दूसरे हवा के मतलब अणुओं पे लगता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है, और उसके कारण से क्या होगा, बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जिसको कहते हैं, और फिर वहां पे हवा जलने लग जाती है, बल्कि जलती नहीं है हवा, असल में गल जाती है, यूं समझ सकते हो, ठीक है। और हवा का बन जाता है प्लाज्मा। तो जैसे हम कहते हैं ना 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, या पदार्थ के मतलब 3 प्रकार के होते हैं ना, हम कहते हैं तरल पदार्थ, लिक्विड, वायु मतलब कि जो गैस है, और फिर ठोस जो है मतलब सॉलिड। तो प्लाज्मा को कहा जाता है 4th स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि चौथा पदार्थ का प्रकार, है ना। और उसका मतलब विज्ञान भी काफी अलग से चलता है। तो उन्होंने ये देखा कि फिर क्या है कि ये जो प्लाज्मा जो आगे बन रहा है ना, ये असल में एक कवच का काम भी कर रहा है, ठीक है। इसके बीच में हवा है, और जो हमारा वाहन है वो बच जा रहा है। तो सारी गर्मी जो है मतलब कि वाहन पे न लगे, वो वाहन के आगे ही मतलब हवा को वो गर्म करके, और उसी तरह से आपकी गतिक ऊर्जा बदलती जा रही है ऊष्मीय ऊर्जा में, और आपका वाहन भी बच रहा है। तो इससे शुरू हुआ ब्लंट बॉडी कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको, या ब्लंट बॉडी। ब्लंट का मतलब होता है जो थोड़ा सपाट है, जो नोकीला ना हो। तो पहले मतलब कि उन्होंने इस मतलब पूरे समस्या जो ये प्रॉब्लम थी इसको उल्टा पकड़ लिया। वो जितना ज्यादा नोकीला बनाना चाह रहे हैं, जितना ज्यादा धारा रेखी बनाना चाह रहे हैं, सोचते हैं कि उससे बचेगा, पर करना था बिल्कुल विपरीत। मतलब उसको बनाना था आपने और ब्लंट या फिर सपाट। तो इससे उनको पता चला कि मतलब कि ब्लंट बॉडी या ब्लंट डिजाइन से आप क्या कर सकते हो, प्रघात तरंग जो है वो अब आपके मतलब दूर रहेगा, आगे को रहेगा, और वहीं की हवा मतलब प्लाज्मा बन जाएगा, वहीं मतलब हाई टेम्परेचर प्रेशर बनेगा, वहीं जलेगा, ऊष्मीय ऊर्जा वहीं बनेगी, आपका वाहन भी बच जाएगा, और आपकी गतिक ऊर्जा भी कम होती रहेगी, आपकी गति कम हो जाएगी।
तो यहाँ पे जो ये प्लाज्मा है, यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई तापमान हो जाता है 6000 डिग्री का। तो अक्सर मतलब लोग ये सोचते हैं कि वायु घर्षण से, मतलब कि हमारा पुनः प्रवेश यान वायु घर्षण से रुकता है। तो ये असल में थोड़ा हटके लॉजिक है, ये बिल्कुल वायु घर्षण से नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। ये असल में प्रघात तरंग की वजह से होता है। वायु घर्षण से, अगर वायु घर्षण विमान को लगता तो विमान बिल्कुल ही जल के राख हो जाता और कभी धरती पे नहीं पहुंच सकता। तो अब हम जब पुनः प्रवेश की बात करें तो थोड़ा सा ये भी समझ लें कि ये जो पुनः प्रवेश है पूरा रॉकेटरी में, ये असल में सबसे ज्यादा समस्याएं इसी में आई थी। मतलब इसकी मास्टरी में काफी समस्याएं आई थी, और खासकर जब हम मतलब जो मानव सहित वाले यान थे, और सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स हुए, दुर्घटनाएं हुई, जहां लोगों की मृत्यु हुई है, सबसे ज्यादा हुई है पुनः प्रवेश में। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला हुआ था मतलब 1967 सोयूज 1 में, फिर मतलब 1971 में सोयूज 11 में भी, ये दोनों मतलब सोवियत संघ के थे, और फिर जो आखिर में 2003 में स्पेस शटल जो कोलंबिया था, उसमें पूरे के पूरे 7 यात्री भी मर गए थे, वो भी पुनः प्रवेश के समय ही हुआ था। और यहाँ पे एक भारतीय भी है, कल्पना चावला, जो आप देख सकते हैं। दूसरा क्या प्रॉब्लम आता है पुनः प्रवेश में, क्योंकि जब आप इतनी गति से, और आपकी गति इतनी कम हो रही है, तो एक प्रकार से आपका डिसेलरेशन हो रहा है। ये भी एक मतलब त्वरण हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है पर डिसेलरेशन, आपकी गति बहुत ज्यादा बहुत जल्दी कम हो रही है। तो अब आप जैसे समझ लो कि जैसे आप गाड़ी में हो और किसी ने जोर से ब्रेक मारा और आप आगे को दब रहे हो, मान लो आपके आगे सीट भी हो फिर भी, ठीक है, पर फिर भी, और वो मतलब बहुत गति से और दबते जा रहे हो, तो इसको कहते हैं जी फोर्स। क्या कहते हैं? जी फोर्स। जब आपका जो, अब जैसे कि जो त्वरण हमारा गुरुत्वाकर्षण के कारण है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड है ना, मतलब कि करीब 10 मीटर प्रति सेकंड का, और वो दबाव हमको फील होता है, अपने पांव पे फील होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि अब वो दबाव अगर दुगना हो गया तो फिर कहते हैं कि अब आपका जी फोर्स 2 हो गया। अगर वही दबाव मतलब तिगना हो गया तो जी फोर्स 3 हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो आपके मतलब कई प्रॉब्लम्स आती हैं, पर खासकर जो आपका जो रक्त है या खून का जो प्रवाह है वो खराब हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम में हो सकती है, और खासकर प्रॉब्लम तब होती है जब आपके सर में या दिमाग में खून ना पहुंचे तो आदमी बेहोश हो जाते हैं, अगर ज्यादा जी फोर्स हो गया या ज्यादा उनके मतलब कि शरीर पे त्वरण हो गया। ठीक है, तो जैसे तो इनकी काफी टेस्टिंग होती है, और खासकर जो ये पायलट्स होते हैं, मतलब इनको पहले इसीलिए क्या है कि पहले जमाने में जो सारे एस्ट्रोनॉट्स थे जिनको अंतरिक्ष भेजा जाता था वो हमेशा एयरफोर्स से ही लिए जाते थे, क्योंकि एयरफोर्स वालों की इस चीज में ट्रेनिंग पहले से होती थी। तो अब जैसे इस ग्राफ को हम देखेंगे तो मोटा मोटा यूं समझ लो कि 5 से कम रखो जी फोर्स को, वही मतलब सुरक्षित रहेगा। अगर जी फोर्स बढ़ गया तो फिर हम सिर्फ थोड़े सेकंड के लिए झेल सकते हैं, पर अगर ज्यादा जी फोर्स है, जैसे 15 का जी फोर्स है, तो मतलब 10 सेकंड तक 15 का जी फोर्स रह गया तो आदमी की मतलब मृत्यु हो जाती है वैसे। तो मतलब कि ज्यादा जी फोर्स थोड़े टाइम के लिए झेल सकते हैं, पर कम जी फोर्स ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम के लिए झेल सकते हैं, पर सेफ्टी है बेसिकली 5, या फिर 5 से थोड़ा 10 तक भी चला जाए थोड़ी देर के लिए तो वो चल जाता है, पर उससे ज्यादा नहीं। तो ये मतलब जो मानव सहित जो होते हैं यानों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको कंट्रोल करना है, नियंत्रण रखना है, और आंख मतलब देखते रहना है कि भैया जी फोर्स कितना हो रहा है। तो मतलब कि कई इनके यंत्र होते हैं अंदर, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जो जी फोर्स बताते रहते हैं कि क्या है। तो जो मतलब कि ग्राउंड सपोर्ट होता है, जो मतलब इनके जो स्टेशन में जो वो मॉनिटर करते रहते हैं, नियंत्रण देखते रहते हैं कि कितना जी फोर्स हो रहा है ये यान पे, और उसको काबू में रखते हैं। तो उसके हिसाब से मतलब कोई वो यान को मतलब थोड़ा तेज कर ले या फिर थोड़ा धीरे कर ले, थोड़ा एंगल बदलते हैं, देखते रहें कि जी फोर्स कम ज्यादा ना हो। तो ये होता है। तो अब इसको आगे बढ़ के हम अब देखते हैं कि हमारे जो पुनः प्रवेश यान है, जो हमारा रिटर्न कैप्सूल है, उसका डिजाइन को अब थोड़ा सा समझते हैं। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया कि मतलब कि आपका ये ब्लंट डिजाइन होगा, मतलब कि उसमें थोड़ा सा मुलायम रखेंगे और एक कर्वेचर देंगे, थोड़ा सा मोड़ देंगे आगे, थोड़ा गोल आकार का। ठीक है, तो उससे मतलब क्या होता है कि जो प्रघात तरंग है वो दूर रहती है। तो एक तो ये चीज हमने देख लिया। अब दूसरी चीज है कि ये पलटी ना मार दे। तो कैसे करेंगे कि ये पलटी ना मार दे, कि हवा में कहीं पलट गया तो फिर तो मतलब नाश हो जाएगा सब।
तो वो हमने पहले देखा था, ये वही वाली चीज है जिसमें आपका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो हमेशा आगे रहेगा आपके दाब केंद्र से। दाब केंद्र वो है जहां वायु घर्षण जब लगता है तो मतलब कि वो उस केंद्र के मतलब वहां से लगता है, जो एवरेज है औसत रूप से वहीं से लगेगा, और जो गुरुत्वीय केंद्र है वहां से जहां से आपका भार लगता है। तो ये वैसे ही हो गया जैसे हमारे तीर है, आगे से भारी होता है और पीछे से हम दाब केंद्र को पीछे रखने के लिए क्या करते हैं, कभी तीर में हम मतलब पंख वंख डाल देते हैं जिससे घर्षण ज्यादा रहे पीछे को, तो उससे क्या है कि तीर जो है अपने आप ही सीधे हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये पलटी नहीं मारेगा। तो एक तो ये चीज उन्होंने कर रखा है। अब एक और चीज जो करते हैं इसमें, ये जो गुरुत्व केंद्र है ना, ये उसको मध्य अक्ष पे नहीं रखते, बल्कि जो सेंटर लाइन है उससे थोड़ा सा हटके रखते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो यान है इसको तरीका होता है घुमाने का, और इसको घुमाने से क्या होता है कि आप जो गुरुत्वीय केंद्र है उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हो, और उसको करने से आप थोड़ा बहुत इसका लिफ्ट कंट्रोल कर सकते हो, या तो फिर जो उठाव आता है ना नीचे से वो आप कंट्रोल कर सकते हो, कि जैसे कि आपने थोड़ा सा अगर गुरुत्वीय केंद्र ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे किया तो उससे आपका वाहन का लिफ्ट अलग होगा। और ये क्यों होता है, ये फिर से वही होता है क्योंकि जो आपका घर्षण केंद्र है ना, जो आपका दाब केंद्र जिसको कह रहे हैं, जो घर्षण है ना, उससे जो मतलब कि आपके टॉर्क बन रहा है, बलाघूर्ण जो बन रहा है ना आपके विमान पे, तो वो आप अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वीय केंद्र को थोड़ा सा मतलब चेंज करके उस पर आप नियंत्रण पा सकते हो। तो आप मतलब कि यान को ऐसे भी कर लो, थोड़ा ऐसे कर लो, और उससे उसको लिफ्ट मिल सकता है जैसे उनको चाहिए। तो लिफ्ट मिलने का क्या फायदा ये होता है कि मतलब लिफ्ट अगर आपको मिलेगा तो फिर आप जी फोर्स कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको जी फोर्स ज्यादा हो रहे हैं तो लिफ्ट का मतलब कम करना है, या जी फोर्स कम है तो लिफ्ट ज्यादा कर लो। दूसरी बात यह है कि आप फिर उसका मतलब जो पथ है उसको लंबा या छोटा कर सकते हैं कि कहाँ पे चल रहा है। तो उससे बेसिकली क्या होता है कि आपको नियंत्रण ज्यादा मिलता है। तो ये एक और मतलब इसमें एक फीचर होता है, एक गुण होता है आपके इस यान में। अब एक और चीज है कि इस सब के बावजूद भी मतलब जो आपका यान है उसका जो मतलब तापमान है वो फिर भी 1000 डिग्री तक पहुंच जाता है, कभी कभी 1500 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, जो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और आपको ये भी देखना है कि जब यान फाइनली जाके ट्रोपोस्फीयर में आएगा, या फिर जब उसका मतलब जो आगे का जो प्लाज्मा का कवच बना था वो जब खत्म हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ तभी रहेगा जब आपका बहुत ज्यादा गति, एक बार गति कम हो गई है तो वो भी मतलब निकल जाएगा। तो उसके बाद मतलब यान तो फिर भी गर्म होता ही रहेगा। और दूसरी बात ये भी समझना है कि आगे से मतलब यान के आगे से तो वो प्लाज्मा का कवच है, पर जो साइड से गर्मी निकल रही है, आग निकल रहा है, वो तो मतलब पूरे यान के साइड में लग के जा रहा है। तो मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि मतलब कि आपका यान तो गर्म होगा ही बाहर से, तो 1500 डिग्री तक गर्म होता है। ठीक है, तो मतलब कि अब जैसे आपका विमान के जो मतलब दीवारें वगैरह हैं ये तो गर्म हो रहे हैं जैसे, क्योंकि जैसे आगे का जो प्लाज्मा है वो जो है, आग तो फिर भी मतलब साइड से निकलेगी तो साइड में गर्म होता रहेगा। तो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं अब्लेटिव मटेरियल्स। अपक्ष रख पदार्थ कहते हैं इसको हिंदी में, या फिर ये इसरो की शब्दावली से मैंने लिया हुआ है ये। तो अपक्ष रख पदार्थ क्या होते हैं, अब्लेटिव मटेरियल्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है कि ये जो हैं ये जलते हैं, पहले तो गर्म तो काफी सहन लेंगे, पर एक पॉइंट के बाद जब ये खूब ज्यादा जलेंगे तो अपने आप ही ये मतलब उड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर इसके नीचे का जो नेक्स्ट परत है या नेक्स्ट लेयर है फिर वो जल के फिर वो भी उड़ जाएगा, है ना। तो इसको कहते हैं अब्लेशन। ठीक है, तो मतलब कि कैसे कैसे ये तो इसमें ये होता है, ये नहीं होता कि आप बिल्कुल उसको गर्म रखो या वो गर्म ही रहेगा, नहीं, गर्म रहेगा फिर वो निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट वो गर्म होगा फिर निकल जाएगा। तो धीरे 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 इनकी मोटाई कम होती रहती है और ये जलते रहते हैं। इनका काम है जलते रहना और उड़ते रहना, जलते रहना और उड़ते रहना। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है इनका। ठीक है, और इसी तरह से क्योंकि वो मतलब जैसे ज्यादा गर्म हो जाए तो फिर वो उड़ जाते हैं मतलब कि आसमान में, तो इससे अंदर जो है जो यात्री हैं या फिर अंदर का जो भी उनका इक्विपमेंट है वो बच जाता है, अंदर उतनी गर्मी नहीं होती।
तो इसलिए जैसे कि जब ये विमान वापस आते हैं, तो जिन लोगों ने देखे हुए चीजें, जब ये विमान वापस आते हैं यहाँ, तो ये वाकई में ऐसा लगता है उनसे टुकड़े टुकड़े टूट टूट के गिर रहे हैं। तो मतलब कि टूट टूट के मतलब इनके टुकड़े निकलते रहते हैं, जल जल के निकलते रहते हैं। उसी तरह से मतलब कि ये जितना मतलब ऊर्जा पैदा कर सकें, गर्मी जितना ले सकें और फेंक सकें, गर्मी लेते हैं, फेंकते हैं और गति कम करते रहते हैं। तो ये होता है इसका तरीका। इसीलिए जैसे जब विमान वापस आते हैं, जैसे इस फोटो में आप देखोगे जो इसका नीचे का भाग है, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा मतलब कि जल गया और ऐसे टूटा फूटा लगता है, पर ये इसी का काम यही था। इसका काम ही ये था कि इसने जलना भी है और इसके टुकड़े टुकड़े टूट टूट के बाहर भी गिरने थे। ठीक है, तो ये अपने मतलब काम इसने कर लिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज है, प्रवेश द्वार या फिर जो कहते हैं कॉरिडोर ऑफ एंट्री या एंट्री कॉरिडोर। तो ये एंट्री कॉरिडोर क्या होता है, ये कौन सा द्वार की बात कर रहे हैं यहाँ? तो ये द्वार क्या होता है कि जब आप अंतरिक्ष से धरती की ओर आ रहे हो, तो आपको जब वायुमंडल में प्रवेश करना है, तो एक ही स्पेसिफिक एंगल होगा। ठीक है, तो एक तो आपको एंगल बिल्कुल सही रखना है। अगर आपने एंगल ज्यादा आपका तीखा हो गया, तो फिर आप झट से नीचे जाओगे और आपका विमान खराब हो सकता है, आपके जी फोर्सेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और अगर आपका एंगल कम है, ठीक है, तो फिर आप हो सकता है आप वायुमंडल में ढंग से प्रवेश न करो, वायुमंडल के बाहर भी जा सकते हो। पर आपको यह भी समझना है कि हमेशा जो एक लैंडिंग स्पॉट होता है या फिर जहां आपका अवतरण क्षेत्र होगा, कि हाँ कहते हैं कि भैया हमको यहीं पे रुकना है, क्योंकि यहीं पे गिरना है, क्योंकि यहीं आपके लिए मतलब लोग तैयार हैं आपके लिए। अब आप जाके कहीं 1000 किलोमीटर आगे पीछे गिर गए, तो फिर वहां कोई है ही नहीं। हो सकता है कि आपने तैयारी की थी कि हम समुद्र में गिरेंगे और फिर पता चला कि आप धरती पे गिरे, तो फिर आपको एक्सीडेंट हो जाएगा। या धरती पे गिरना, धरती की जगह आप समुद्र पे गिर गए, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो प्रवेश द्वार है वो बताता है कि आपको कौन से एंगल और कितने मतलब क्षेत्र में से घुसना जरूरी है, तो वो आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर निम्न पृथ्वी कक्षा से आ रहे हो, तो ये करीब 40 किलोमीटर का एक चौका समझ लो कि 40 किलोमीटर चौड़ा लंबा है, उसी के अंदर से आपको घुसना है। पर अगर आप दूर अंतरिक्ष से आ रहे हो, तो ये और भी छोटा हो जाता है। फिर आपके लिए मतलब कि गलती करने की मतलब गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, मार्जिन फॉर एरर और भी कम हो जाता है। तो दो प्रकार के हम कहते हैं जिस प्रकार के प्रवेश होते हैं, एक को कहते हैं बैलिस्टिक एंट्री। तो बैलिस्टिक एंट्री क्या है? तो बैलिस्टिक्स जो है ये वो विधि है, मतलब जो मतलब फिजिक्स में कहते हैं, जो बिल्कुल जो गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से चलता है। जैसे आपने पत्थर फेंका या आपने कोई तोप चलाया, तो इसको कहते हैं बैलिस्टिक्स, जो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से चलता है। ठीक है, अब एक और प्रकार का प्रवेश होता है। और वैसे हम बैलिस्टिक्स की बात कर लें तो जैसे मिसाइल्स होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होता है जो सिर्फ रॉकेट पे चलते हैं। ठीक है, बस रॉकेट आपने चलाया, प्लानिंग की और आपने छोड़ दिया। दूसरा तरह का मिसाइल कौन सा होता है? उसको हम कहते हैं क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो जैसे इंडिया का अग्नि जो है ना 5, वो है बैलिस्टिक मिसाइल, और जो ब्रह्मोस है वो है क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल में क्या फर्क होता है? क्रूज मिसाइल में रॉकेट भी होता है पर उसके पंख भी मिलेंगे, तो वो हवा से भी बिल्कुल हवाई जहाज की तरह चलता है। ठीक है, तो हवाई जहाज की चाल को हम बैलिस्टिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से। ठीक है, तो यहां भी हम ये कहते हैं, तो एक तो बैलिस्टिक प्रवेश हो गया, बैलिस्टिक एंट्री। उसमें होता है कि बस आपका विमान को आपने सही प्लानिंग किया, सही एंगल पे डाला और छोड़ दिया, और जैसे की तैसी वो पहुंच जाएगा, मतलब जो उसका गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से आपने प्लानिंग कर रखी, तो वो अपने जगह पहुंच जाएगा। अब एक और तरह का एंट्री होता है, और ये ज्यादातर उपयोग होगा जब आप बहुत दूर से आ रहे हो, जैसे आपको चंद्र से आ रहे हो या फिर मंगल से आ रहे हो, क्योंकि आपकी गति बहुत ज्यादा है। तो गति क्योंकि इतनी ज्यादा है, हम बैलिस्टिक प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब समय बहुत कम होता है। ठीक है, एक तो आप 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से आ रहे हो, दूसरे में आप 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से आ रहे हो। और याद रखें, आपको अपनी गतिक ऊर्जा कम करनी है। तो और ऊर्जा कैसे होती है? गतिक ऊर्जा वो किस पे चलती है? वो चलती है गति के वर्ग पे। ठीक है, तो मतलब 8 और 11 के बीच में काफी फर्क हो जाता है। ठीक है, तो आप मतलब उसमें बैलिस्टिक करोगे, वही 2000 किलोमीटर की चाल से आप कहोगे कि मैं 2000 किलोमीटर की चाल से आऊंगा, तो वो 2000 किलोमीटर में आप उतना मतलब ऊष्मीय ऊर्जा नहीं बना पाओगे, और आप जब ट्रोपोस्फीयर में आओगे आपकी गति बहुत ज्यादा हो जाएगी, और एक बार आप ट्रोपोस्फीयर में ज्यादा तेजी से घुस गए तो फिर मतलब इतना बड़ा झटका लगेगा और इतनी मतलब गर्मी पैदा होगी, और आपका विमान तो बिल्कुल मतलब टूटने के संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती हैं। तो इनको कैसे करना है कि इनको ज्यादा समय बिताना है। क्या करना है इनको? अब मतलब कि ऊपरी वायुमंडल में ज्यादा समय बिताना है,
उनको मतलब जो उनका जो प्लाज्मा बन रहा है, जो मतलब उनका जो प्रघात तरंग है, उनको उसके साथ भी ज्यादा समय बिताना है, जिससे कि वो अपनी गतिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलें और समेट लें कि उनकी गति इतनी कम हो जाए कि जब वो फाइनली जाके ट्रोपोस्फीयर में आएंगे तो उनकी गति कम होगी। तो वो कैसे होता है? तो इसको कहते हैं स्किप री एंट्री या फिर स्किप प्रवेश। ठीक है, तो स्किप का मतलब है कि उछलना। ठीक है, तो मतलब क्या करता है, ये एक बार ही आएगा अपने वायुमंडल में और आके फिर उछल के फिर से बाहर चला जाएगा। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए तो मतलब इसने अपनी गति कम की, और जब दूसरी बार अंदर प्रवेश करेगा तब उसकी गति इतनी कम हो गई है जैसे निम्न पृथ्वी कक्षा में गति होनी थी। तो पहले मान लो 11 है, थोड़ा सा वो वायुमंडल में आएगा, थोड़ा सा ऊष्मीय ऊर्जा बनेगा, थोड़ा सा प्लाज्मा बनेगा, प्रघात तरंग बनेगी, उसका इस्तेमाल करेगा, फिर बाहर निकल जाएगा। तो उसको कहते हैं स्किप। और ये कैसे होता है? क्योंकि आपने कुछ अपना कंट्रोल नियंत्रण रख सकते हो उसका लिफ्ट बढ़ाने में, जैसे हमने पहले देखा था गुरुत्वीय केंद्र को वो मतलब मध्य अक्ष से थोड़ा दूर रखते हैं, ऑफ सेंटर रखते हैं, जिससे वो लिफ्ट कर सकें। तो थोड़ी देर अंदर आते हैं, लिफ्ट करके फिर बाहर चले जाते हैं, और जब दूसरी बार प्रवेश करते हैं तब उनकी गति ठीक होती है, वही अपने 8 किलोमीटर प्रति सेकंड जितना निम्न पृथ्वी कक्षा में होता है ज्ञान का, और फिर वो आके दोबारा फिर बैलिस्टिक एंट्री करते हैं। तो इसको कहते हैं स्किप री एंट्री। अब यहां पे एक चीज समझनी है, निम्न पृथ्वी कक्षा से प्रवेश करना, ठीक है, और दूर अंतरिक्ष से, जिसको डीप स्पेस कहते हैं, जैसे चांद से आ रहे हो या मंगल से आ रहे हो, वहां से वायुमंडलीय पुनः प्रवेश करना में जमीन आसमान का फर्क है। जो निम्न पृथ्वी कक्षा से करना ये बहुत ही आसान है, मतलब दूर से आने की तुलना में। ऐसा क्यों है? तो इसको थोड़ा समझते हैं। पहली बात, जब आप निम्न पृथ्वी कक्षा में हो, अब याद रखो धरती भी घूम रही है, तो आपको वो सब का भी मतलब हिसाब लेना पड़ेगा कि धरती घूम रही है। तो जब आप आ रहे हो तो आपने कहां पे आना है, मतलब कि मान लो आप दूर से आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि धरती भी घूम रही है, आपको कितना समय लगेगा, फिर आपने कहां से आना है कि आप मतलब सही जगह पे अवतरण कर सको। ठीक है, पर अब जो निम्न पृथ्वी कक्षा में क्या है कि एक बार तो आपने प्रवेश किया वायुमंडल में, तो आपने को सिर्फ 15 मिनट में आप पहुंच जाओगे जमीन पे। तो इतना आपको कैलकुलेशन नहीं करना, जितना आपको अगर दूर से आ रहे होते तो करना है। मान लो आप चांद से आ रहे हो, आपको आने में 3 दिन लग रहे हैं, 3 दिन में आपको ये देखना है कि धरती कितनी घूमेगी, कहां पहुंची होगी, उसके हिसाब से मैंने कहां पे एंट्री मारनी है कि मैं कहां पहुंचूंगा फिर। ठीक है, और जो हमारा निम्न पृथ्वी कक्षा में आप हमेशा परिक्रमा करते जा रहे हो, तो मान लो आपको एक टाइम मिला कि चलो इस बार करो, फिर मान लो कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, आप 10-15 परिक्रमा और लगा दो, इसमें आपको कोई खर्चा तो होता नहीं है। और तो मतलब कि आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, जब आपका मतलब सब कुछ सेट है, जब आप बिल्कुल तैयार हो, तभी जाके आप प्रवेश कर लो। पर मान लो जब आप दूर से आ रहे हो, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक मौका है, सिर्फ और सिर्फ एक मौका, फिर वो गलत हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे क्या होता है, और कई बार ऐसे हुआ है कि मतलब कि निम्न पृथ्वी कक्षा से वो प्रवेश करना चाह रहे हैं, उनको ये टाइम था, फिर अचानक कुछ गड़बड़ हो जाता है, वो कहते हैं रुको रुको रुको, फिर वो कहते हैं चलो आधे घंटे बाद, क्योंकि 1.5 घंटे में तो आपका एक परिक्रमा लग जाता है पूरा धरती का, वो कहते हैं चलो 6 घंटे बाद, कल कर लेंगे, परसों कर, इनको कोई ऐसी जल्दी नहीं है। पर जब आप दूर से आ रहे हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर वहां कुछ गड़बड़ हो गए तो हो गए, फिर आप मतलब उसको बदल नहीं सकते। तो एक और चीज ये है। दूसरी जो चीज समझनी है कि जो आपका प्रवेश द्वार है वो बहुत छोटा है, मतलब कि गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है अगर आप 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहे हो, मान लो कि चांद से। ठीक है, तो मतलब कि इसको जैसे कि सोवियत संघ के ये थे कि एक इंजीनियर तो उन्होंने इसका वर्णन इस प्रकार से किया है कि ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आपको 1 पैसे के सिक्के को मतलब 600 मीटर दूर एक गोली मारनी है। ठीक है, मतलब इतना टाइट है मामला, अगर आप जैसे चांद से आ रहे हो तो वो काफी तो एक और प्रॉब्लम वो भी होती है। ठीक है, अब मान लो कि अगर आपने वो मिस कर दिया अपना, क्या कहते हैं, आपका जो द्वार है आपने मिस कर दिया। मान लो अगर आपने एंट्री मारते वक्त आपको आना था 5 से 6 डिग्री के एंगल होता है और आप मतलब कि थोड़ा कम आ गए, 1 डिग्री कम आ गए, तो इतनी गति में आप पूरा धरती ही मिस कर सकते हो। फिर आप बिल्कुल ऐसे मतलब वायुमंडल से बाहर निकल जाओगे और फिर पता नहीं कौन से कोई बड़ा अंडाकार कक्षा में फंस जाओगे और फिर पता नहीं कितना समय लगेगा।
और ऐसे ही अगर आपने 1 डिग्री ज्यादा कर दिया तो फिर आप मतलब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर 1 डिग्री आपने ज्यादा कर दिया, ज्यादा तीखे आए, तो आपका मतलब जो जी फोर्सेस हैं वो उनको कंट्रोल रखना है, 10 के नीचे रखना चाहते हैं, वो अचानक 20-30 बढ़ जाएंगे, मतलब 25-30 जी फोर्स जिसमें आदमी नहीं जी सकता। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो पुनः प्रवेश है वो निम्न पृथ्वी कक्षा से उसकी विधि जो है, पर अगर आपको दूर मतलब अंतरिक्ष से आना है जहां आपकी मतलब करीब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड का आपका रफ्तार है, तो वो बहुत ही कठिन हो जाता है, वो काफी मुश्किल है। तो अब हम क्या देखेंगे कि अब हम देखते हैं कि जैसे कि जो पुनः प्रवेश में भी कई बार ये गलतियां हो चुकी हैं कि जो उनका अवतरण क्षेत्र था, कहाँ उनका लैंडिंग जोन था, वो उन्होंने काफी मिस कर दिया, काफी प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो जैसे नील आर्मस्ट्रांग है, जो अपोलो मिशन का प्रसिद्ध नील आर्मस्ट्रांग, वो भी जब जेमिनाई सीरीज चल रही थी उससे पहले, तो अपने पहले ही मतलब ट्रिप में जब वो अंतरिक्ष में गया था, तो वापस आते वक्त मतलब कि उसने आना था पैसिफिक ओशन में, पर कुछ गड़बड़ ऐसे हुआ कि वो अटलांटिक ओशन में गिर गया। ठीक है, अटलांटिक ओशन में उनको करना पड़ा, तो ऐसी गड़बड़ें हुई हैं। फिर एक वॉस्कॉर्ड मिशन था ये 1965 में, उसमें मतलब ये कुछ 400 किलोमीटर से अपना टारगेट मिस कर गए जहां पे उनको आना था। तो वो कहीं दूर मतलब टाइगा जो वन होता है ना इनके, फॉरेस्ट जंगल टाइगा जो रूस में होते हैं, सोवियत संघ में, वहां जाके कहीं गिरा उनका यान, और फिर मतलब उनको पूरी रात वहां ठंड और बर्फ में बितानी पड़ी, क्योंकि वहां हेलीकॉप्टर तो आ गए थे पर वो कहीं लैंड ही नहीं कर सके, पता नहीं क्या, उनको सड़कें काटनी पड़ी वहां अंदर जाकर उनको पहुंचाने के लिए, उनको ले जाने के लिए। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम भी आए हैं मतलब पुनः प्रवेश में, तो ये भी है। ठीक है, तो इसमें बस ये खासकर कॉरिडोर ऑफ एंट्री में ये याद रखना है कि आपको बिल्कुल एक ही एंगल पे एक ही द्वार से अंदर आना पड़ता है, तभी जाके आपका सही होगा। ठीक है, अगर आप कम एंगल पे आए तो फिर आप ओवरशूट कर जाओगे, लंबा चल जाओगे, तो आप अपना जो अवतरण क्षेत्र है, लैंडिंग जोन, वो मिस कर दोगे, आगे निकल जाओगे। और अगर आप बहुत ही कम एंगल पे आए तो हो सकता है कि आप मतलब धरती के पकड़ में ही नहीं आए, आप फिर से बाहर चले जाओगे अंतरिक्ष के। ठीक है, और अगर आपका ज्यादा तीखा एंगल है तो क्या होगा कि आप अंडर शूट कर दोगे या फिर छोटा रह जाएगा आपका, और उससे भी क्या होगा कि आपका त्वरण भी ज्यादा होगा। जब आपको डिसेलेरेशन होगा तो आपका जो जी फोर्सेस हैं वो ज्यादा लगेंगे और आपका विमान भी खराब हो सकता है, और अगर ये मानव सहित है तो उनका मतलब प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, एंट्री कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं। तो अब जैसे कि हम इसी चीज को देखेंगे, एक उदाहरण लेते हैं कि लैंडिंग कैसे होती है एग्जैक्टली। तो ये हम लेते हैं केप कैनावरल वाला जो फ्लोरिडा में है, और ये जो नासा का और अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध प्रक्षेपण स्थान है, जहां से उनके अधिकतर सारे रॉकेट मतलब अधिकतर रॉकेट वहीं से निकलते हैं। तो जैसे हम इस नक्शे में देखेंगे तो ये कौन से एंगल पे, इस प्रकार के एंगल पे काटता है एक चक्कर, जब वो पूर्वी दिशा में प्रक्षेपण करेंगे, और वो फिर जाएगा मतलब कि दक्षिण की ओर, जब दक्षिण और पूरब की ओर जाएगा अफ्रीका के ऊपर, और सबसे दक्षिण में पहुंचेगा जब वो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास में है, और फिर से उत्तर और पूरब की ओर चलने लग जाएगा। आप इस नक्शे में देख सकते हो। तो अधिकतर ये लोग क्या करते हैं कि जो भी मतलब इनका जेमिनाई सीरीज हो, अपोलो सीरीज हो, मर्क्यूरी सीरीज हो, जो भी इनके जो मैंड या मानव सहित जो इनके सारे मिशन थे, तो वापस जब आने में तो ये क्या करते थे कि पुनः प्रवेश करते थे करीब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, कहीं ब्रिस्बेन के ऊपर बल्कि ऑलमोस्ट, और फिर वो गिरते थे मतलब कि पानी में, उनका ज्यादातर पानी में होता था, तो बिल्कुल हवाई के पास, जो हवाई है ना, और या वहां के जो टापू हैं उसके पास, गुआम या हवाई मतलब उसी मतलब प्रशांत सागर के उसी क्षेत्र में उनका होता था। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो। और तो ये भी देखो कि ये मतलब एक मतलब उनकी एक उनका ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि उनका बहुत बड़ा नेवी प्रेजेंस है वहां। ठीक है, तो अमेरिकन नेवी बहुत स्ट्रांग है उस क्षेत्र में, तो उनके मतलब जहाज घूमते रहते हैं, तो उनका रेडार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो फटाफट बंदे को मतलब उठा लेते हैं, कैप्सूल को उठा लेंगे, उनके पास सब कुछ है वहां। तो ये मतलब ऐसी उदाहरण दे रहा हूं कि जब वापस आता है ना, तो आप मतलब नक्शे से देख सकते हो कि कौन सा पथ पे आता है,
और फिर आप ये देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि हमने प्रवेश कहाँ करना है, कौन से बिल्कुल किस पॉइंट के ऊपर, और जाके हम अवतरण कहाँ करेंगे। करीब 2000 किलोमीटर दूर पे आपका अवतरण हो जाएगा। तो मतलब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये उदाहरण, क्योंकि अगर आप कभी कोई बुजुर्ग है कोई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, तो भला ही उसने खुद ना देखा हो पर उसने सुना जरूर होगा, क्योंकि ये बहुत आम चीज होती थी। रात को जब भी मतलब यूएस के या नासा के ये उपग्रह वापस आते थे या विमान वापस आते थे, तो लोग जाते थे बाहर देखने, क्योंकि उनको दिखता था कि वो बताते थे। और बल्कि यही नहीं, जो क्वांटाज है ना, जो उनका जो उनके जो एयरप्लेन्स होते हैं ना क्वांटाज, तो उसमें एक्चुअली क्या होता था कि कई पायलट भी होते थे, उनको नासा से खबर मिलती थी, वो उनके साथ ही काम करते थे, तो वो बताते थे कि अभी ये आने वाला विमान, तो आप इस पे अभी जैसे, तो कई बार वो क्या करते थे, जैसे कि उनके फ्लाइट होते हैं ब्रिस्बेन से होनोलुलु के, तो मतलब होनोलुलु या हवाई, तो बिल्कुल वो साथ साथ चलते थे। तो कई बार ऐसे भी होता है कि आपको सही फ्लाइट मिल गई ना, या पायलट को पता है कि इस तारीख को आ रहा है, वो बताते हैं कि अच्छा इस टाइमिंग, तो वो अपना मतलब टाइमिंग भी इस तरह से रखते थे कि मतलब वो उसी पथ पे चलेंगे, और वहां साथ साथ आप खिड़की से देख सकते हो अगर है ना, कि देखो वहां पे आ रहा है वापस अभी अंतरिक्ष यान। तो वो देखते थे, लोग फोटो खींच रहे हैं। उस जमाने में तो कोई ऐसे इतने कैमरा नहीं थे, बट मतलब फिर भी बड़े खुश। तो ऐसे भी मतलब कई लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वालों ने जो मतलब 1960s के, उन्होंने उसमें काफी एक मतलब फैशन था। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब भी एक चीज आती है तो उसके साथ साथ बाकी कल्चर्स भी वो उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इस वीडियो है यूट्यूब पे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम देख सकते हैं और इससे हमको पूरा पता चलेगा कि जो पूरा इसका टाइमलाइन किस प्रकार से होता है। तो जब पुनः प्रवेश होता है तो करीब मतलब जो भी हमारा वायुमंडल है उसमें हम प्रवेश करते हैं करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे। अब जब जैसे ही हमारा प्रघात तरंग बनता है, ठीक है, वो होता है करीब 30 सेकंड में, और 30 सेकंड से लेके करीब मतलब 3.5 मिनट तक, 4 मिनट तक वो प्रघात तरंग रहेगा। जब तक प्रघात तरंग है तब तक आप कम्युनिकेशन नहीं, संचार नहीं कर सकते, सिग्नल नहीं जाता, तो उसको कहते हैं ब्लैकआउट फेज, जिसमें पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी मतलब इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद जब आपकी गति कम हो जाती है, तब जब गति कम हो जाएगी तो प्रघात तरंग भी मतलब खत्म हो जाएगा आपका, फिर ब्लैकआउट फेज, फिर आप संचार कर सकते हो। तो उसके बाद ही कम्युनिकेशन होता है। और पूरा आप यहां देख सकते हो कि इस ग्राफ में कि रेंज कैसे कैसे बनता रहता है, और फाइनली जाके जब हम करीब मतलब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे हैं, तो हम मतलब ट्रोपोस्फीयर के पास पहुंचे, और ट्रोपोस्फीयर में जैसे हम आए तो फिर असल में 2 तरह के पैराशूट लगते हैं। पहले को कहते हैं ड्रोग पैराशूट, वो पहले लगते हैं, वो ज्यादा ऊंचाई में लग जाते हैं, फिर उनको भी छोड़ दिया जाता है। और फिर जो मेन पैराशूट है वो सिर्फ मतलब 4-5 किलोमीटर की ऊंचाई पे लगता है, जहां काफी घना हो गया है, और फिर होता है हमारा अवतरण। तो ये है मतलब जो ग्राफ है, इससे आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे एक तरफ तो हमारे जो y अक्ष है उस पर आपको दिख रहा है ऊंचाई, और हमारे x अक्ष पे आपको दिख रहा है रेंज। रेंज यानी दूरी, मतलब कि जहां से प्रवेश किया आप कितने दूर चले गए हो। तो आप देख सकते हो कि करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो यान, और ऊंचाई है मतलब कि 120 किलोमीटर से लेके जमीन तक। अच्छा, तो फिर हम इस पार्ट को हम यहां समाप्त करते हैं। तो ये काफी दिलचस्प पार्ट रहा था। इसमें आपको पता चलता है कि मतलब कितनी टेक्नोलॉजी लगती है, और आपको कैसे मतलब कि जब यान की जो पुनः प्रवेश होता है तो कितनी गतिक ऊर्जा होती है, और कैसे प्रघात तरंग है जो प्रकृति का एक मतलब अजूबा ही समझ सकते हैं, और अगर वो ना होता तो फिर पुनः प्रवेश करना असंभव ही होता है एक प्रकार से। मतलब कि कैसे करते, क्योंकि वो जो प्रघात तरंग है वो ही हमें बचा रहा है, क्योंकि वो हमारी गतिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदल रहा है, गर्मी में बदल रहा है, पर हमें गर्मी लगने भी नहीं दे रहा, क्योंकि वो कवच का भी काम कर रहा है साथ साथ। तो ये तो सिर्फ एक प्रकृति का मतलब एक चमत्कार है कि एक तरह से ये हो गया, नहीं तो पुनः प्रवेश संभव ही नहीं होता। तो अगले पार्ट में अब हम जाएंगे
क्योंकि हम काफी आगे निकल गए थे। मैं कहा थोड़ा धरती पे आ जाओ, थोड़ा हम रॉकेट इंजन को समझते हैं। अभी तक हमने रॉकेट इंजन की बात नहीं की है ज्यादा, ठीक है, कि रॉकेट इंजन बनते कैसे हैं, मतलब कि चलते कैसे हैं, उनका क्या फिलॉसफी है, क्या थ्योरी है, उसके पीछे का क्या क्रिया है। तो अगले पार्ट में अब हम अपने रॉकेट इंजन पे ध्यान देंगे थोड़ा। और आशा आपको ये पार्ट पसंद आया, ठीक है। फिर अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक ले नमस्ते, ओके बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।